नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका विधायक का, और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमें समय देने के लिए, और आपका स्वागत भी है हर खबर पर। गोगी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। गोगी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, आपको लगता है पार्टी के लिए ठीक है? भाई, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, हरियाणा कांग्रेस का, इसको लेकर ही अभी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव में कोई बहुत समय बचा नहीं है, 2024 में चुनाव होना है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी यही तय नहीं कर पा रही है कि हमारा अध्यक्ष, जो मौजूदा अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेंगी, आगे कौन अध्यक्ष होगा, इसी को लेकर अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। सर, ऐसे कैसे चलेगा काम? ये तो इसलिए है जी, क्योंकि हरियाणा के अंदर और पूरे देश में कांग्रेस का संगठन का चुनाव होने जा रहा है जुलाई अगस्त तक। और जुलाई अगस्त तक जब तक चुनाव होगा तब तक यही व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा मेरे को लगता है। और उसके बाद संगठन का चुनाव होगा, जिसको भी पार्टी चुन के भेजेगी वही अध्यक्ष। नहीं भाई, अगर कुमारी शैलजा पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनसे क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपना काम बखूबी वो कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि भाई पिछले 8 साल से संगठन तक खड़ा नहीं कर पाए। हालांकि वो अध्यक्ष 19 में बनी है, लेकिन उसके पहले से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई है प्रदेश में। यह अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे आप ये पूछो कि आप उनको, उन्होंने 3 बार प्रपोजल ऊपर भेजा, कौन रुकवा रहा है? पार्टी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की शायद ईगो प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि अच्छा काम हो, संगठन बने, पार्टी मजबूत हो। उनको चाहिए कि हमारी ताकत बढ़े, पार्टी बेशक कमजोर हो जाए। तो इसलिए ये जो संगठन का चुनाव है उसमें सबसे बेहतर फैसला आएगा और उसी के बाद होगा। उससे पहले मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा, कवायद कितनी तेज ना हो। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है गोगी साहब कि आज विवेक बंसल ने और कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है केसी वेणुगोपाल से, और जब वो बाहर आए मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है, और कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बहुत जल्दी निर्णय हम सबके सामने होगा और मैं संतुष्ट हूं। क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या निकाले? तो पार्टी के अंदर सब नेता जो है उनको मिलने का अधिकार है। प्रभारी जी के साथ जाके अगर वो वेणुगोपाल जी को मिलते हैं तो उसमें क्या बुराई है? और अंदर क्या बात हुई है, किस बात से वो संतुष्ट है, ये तो नहीं कहा उन्होंने कुछ। तो वो जो भी रिजल्ट आएगा, जो हाईकमांड फैसला करेगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बढ़िया फैसला होगा और पार्टी के हित में होगा, और पार्टी को मजबूत करना सभी कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है। मेरे हिसाब से आने वाला जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस की अच्छी पोजीशन है, सरकार आने के पूरे चांस हैं। और अगर सब नेता मिलके आपसी मतभेद जो है उनको मिटा के आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी। और जब 46 एमएलए जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा, उससे पहले क्या होगा? लेकिन आपको लग रहा है ये सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जिस तरीके से आपसी खींचतान चल रही है, एक दूसरे की लेग पुलिंग की जा रही है, मोटी गुटबाजी चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस एक है और हमेशा से एक रही है। एंड मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है गोगी जी, आपकी क्या राय? वाकई में आपको लगता है कि संगठन में बदलाव की जरूरत है? आपको लगता है ऐसा? मेरा बदलाव की जरूरत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के नीचे संगठन बनाने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आपने 2.5 साल तक शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, तो आपने उनको उनकी टीम ही नहीं दी, तो उनका ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो, उनको दोष कैसे दे सकते हैं? दोष तो उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनकी टीम को क्लियर किया जाए, उनको मजबूती से आगे बढ़ने का टाइम दिया जाए। पूरे कोरोना टाइम में दिन रात लेडी होने के बावजूद भी उसने जितनी मेहनत की है, पूरे हरियाणा में जगह जगह जाके पूरी सेवा की है। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो मौके पे है उसका तो कहीं फाल्ट है ही नहीं। अगर फाल्ट है तो उन लोगों का है जो उसको टीम नहीं दे पाए। नहीं, लेकिन गोगी साहब, अगर पार्टी हाईकमान ने उनको अध्यक्ष बनाया, उनको पूरी आजादी दी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरीके से संगठन खड़ा करेंगी।
अब इसमें कोई ये कहे कि उनको करने नहीं दिया जा रहा है, उनको काम करने की आजादी नहीं मिल पा रही है जी, तो ये ठीक नहीं है ना। थोड़ी सी दिक्कत है। पूरी आजादी अगर दी होती तो फिर संगठन तैयार हो गया होता, तो संगठन तैयार हो गया होता तो ये एमएलए के नाम पे मेरे साथ इतने एमएलए हैं, इतने एमएलए का दबाव है, ये है वो है, इस तरह की बातें करके फिर ये संगठन में दबाव की राजनीति नहीं चलती पार्टी के अंदर। और संगठन ना होने की वजह से ये चल रहा है। इसलिए संगठन की मैं कह रहा हूं कि होना जरूरी है। अध्यक्ष शैलजा जी हैं तो भी संगठन जरूरी है। कल को पार्टी हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, अगर वो कोई और अध्यक्ष बनता है तो भी संगठन बनना बहुत जरूरी है। संगठन ही पार्टी अगर होगा तो ही पार्टी मजबूत होगी, वरना तो पार्टी मजबूत कैसे होगी। लेकिन हमने तो आपका बयान भी सुना गोगी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई जिसको अध्यक्ष बनाया जाए फिर उसको सीएम नहीं बनना चाहिए, मतलब इशारा क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बिल्कुल, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि असली लड़ाई और असली जो जड़ है, ये जो गुटबाजी की बीमारी है, वो है मुख्यमंत्री की पोस्ट। तो आप अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वो मेहनत करे, पार्टी को मजबूत करे और प्रदेश अध्यक्ष उसको बनाया जाए जो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जिसके प्रदेश अध्यक्षता में इलेक्शन होगा उसको मुख्यमंत्री की लाइन में ना माना जाए, वो पार्टी का काम करे और उससे लिखवा के ले लो पहले। और मैंने कहा है भी अगर कोई भी ना तैयार हो तो उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं लिख के देता हूं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और पार्टी में एक दिन में एकता हो जाएगी। झगड़ा तो मुख्यमंत्री का है और ये सोचते हैं कि जो अध्यक्ष बन गया वही कल को मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए इसके पीछे लड़ाई होगी। नहीं, बार बार ये भी कहा जाता है गोगी साहब कि पार्टी हाईकमान भी अगर थोड़ा सा मजबूत होता, कहीं ना कहीं वहां भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वहां उतनी कड़ाई नहीं दिखाई जा रही है, वहां उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है, इसीलिए अपनी मनमर्जी चल रही है। यहाँ पर अपने अपने तरीके से लोग खेमेबाजी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कुछ लोग अपनी बातें बना रहे हैं, बातों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। शर्मा जी, किसी को अगर गलतफहमी हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है और पार्टी ने जिन लोगों को बढ़ाया है अगर वो पार्टी के साथ ऐसी कोई सौदेबाजी करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे या उस पर दबाव बनाएंगे तो एक दिन पार्टी वापसी वहीं उनको अपनी जगह भी दिखा दे। नहीं, वो बात आपकी सही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं गोगी साहब कि भाई पंजाब आपके सामने, पंजाब में हालात आपने देखे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, खुद ही हार गए, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बनना। भाई मुख्यमंत्री तो आप तभी बनेंगे जब कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो आप अपनी सीट भी हार गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पंजाब में जो हुआ आपके साथ, क्या हरियाणा में भी ऐसा चाहते हैं क्या ये लोग जो गुटबाजी कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? अगर इनको पार्टी से कुछ प्यार होगा, वफादारी है, तो पार्टी के हित में सबसे पहले सब बड़े बड़े नेताओं को मिलके काम करना चाहिए, पार्टी को जिताना चाहिए। जब मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो सारे लोग यही कहते हैं कि जिसको सोनिया जी, राहुल जी कहेंगे हम वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो तब तक वेट तो करो, पहले 46 एमएलए तो जिताओ। उससे पहले ही झगड़ा अगर रहेगा तो पार्टी बट जाएगी और बटना नहीं चाहिए। पार्टी हित में सबको अपनी ईगो छोड़ के सीधे तरह से मेल मिलाप करके दिन रात एक करके पार्टी को जिताना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं गोगी साहब, मैं आपसे सहमत भी हूं कि अगर ऐसा होगा तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन देखिए अब चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं भाई, बीजेपी तो है ही आपके सामने एक चैलेंजर के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में दावा भी ये किया जा रहा है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, 2025 तक वो एसवाइएल के पानी लाने की बात भी कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए गोगी साहब, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितना बड़ा चैलेंज है? देखो, मैं आम आदमी पार्टी को कोई चैलेंज नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध है आपसी, अभी तक तो कांग्रेस वाले कहीं बीजेपी के खिलाफ लड़ी कहां गए, अभी तक तो कांग्रेस वाले आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। इसलिए आम आदमी पार्टी से दूसरी से हमारे को कोई खतरा नहीं, हमारे को खतरा अपने आप से ही है। और उस खतरे को दूर करने के लिए सभी नेताओं को सद्बुद्धि देनी पड़ेगी और सभी नेताओं को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन गोगी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को इतने हल्के में लेते लेते आप पंजाब गवा बैठे? भाई पंजाब में लगातार आप दावा कर रहे थे कि आप रिपीट करेंगे, सरकार आप बनाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां से सत्ता छीन ले गई आपसे। हम फील्ड में रहते हैं, जिस दिन आम आदमी पार्टी के पल्ले कुछ होगा उस दिन उनको थोड़ी सी वेट दे देंगे, अभी तो कुछ है नहीं।
नहीं, कोई चैलेंज नहीं है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए हरियाणा में? कोई आज के दिन कोई चैलेंज नहीं है जी, लेकिन जो दावा वो कर रहे हैं तो कांग्रेस की इतनी हवा है कि बीजेपी भी चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर कोई चैलेंज है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का अंतर विरोध ही कांग्रेस का चैलेंज है। बिल्कुल, मतलब आपको लगता है कि हवा तो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन ये गुटबाजी खत्म हो जाए, एक दूसरे की टांग खींचने का जो सिलसिला चल रहा है ये अगर खत्म हो जाए तो बात बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल, अगर नेता लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे और संयम से काम लेंगे, और जैसे पार्टी चल रही थी इसी अध्यक्ष को ऐसे सीएलपी को लेके अगर आगे बढ़ेंगे, कोई जरूरत है थोड़ा बहुत बदलाव करना है, संगठन को तैयार करो, जिला अध्यक्ष बनाओ, स्टेट कमेटी बनाओ, एक दो कोई वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट बनाना है बना लो, संगठन के अंदर ही विस्तार करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और पार्टी को जिताया जा सकता है। लेकिन गोगी साहब, एक बात देखने को मिल रही है कि बीजेपी जिस रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है, और बीजेपी ने लगातार बैठकों का दौर अभी से चल रहा है, हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन बीजेपी जितनी मर्जी मीटिंगें कर ले, बीजेपी ने जो इस समाज के अंदर जहर बोया है, जो नफरत बोई है, उसका खमियाजा तो एक दिन उसको भुगतना ही भुगतना है। कब तक काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। नहीं, लेकिन आप भी तो शिकार हो जाते हैं ना इसका। अब देखिए महाराष्ट्र के मामले को देख लीजिए भाई, हम ये कह रहे हैं कहीं शिकार नहीं हुए। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो उसको रोक रही है उल्टा। नहीं, अगर कोई वहां पर, मैं ये कह रहा हूं मातोश्री के बाहर अगर जाकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने देते। अगर आप उनको नहीं रोकते, उनके घर के बाहर जाकर शिव सैनिक जो है हंगामा नहीं करते, तो हो सकता है इतना बवाल ही ना होता। तो कहीं ना कहीं तूल तो आप भी दे रहे हैं। अगर वो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप उनका स्वागत करती है, स्वागत आप करते हैं कि हाँ भाई आइए पढ़िए आप हनुमान चालीसा। पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है गोगी साहब? नहीं, हमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्मा जी एक बात आप ईमानदार से अपनी आत्मा से पूछो, धर्म का संबंध आत्मा से है जी। वहां खड़े होके दूसरे धर्मों को गालियां देने से, वोट बढ़ाने से नहीं है। इसलिए धर्म को जो मानता है, जो धार्मिक आदमी है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मातोश्री नहीं जाता, किसी मस्जिद के सामने नहीं जाता, कहीं नहीं जाता हो। धर्म जो है उसका आत्मा से संबंध है, और आप उसको राजनीति में लेके आओगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। धर्म जो है वो सबके लिए एक ही है, और वो धर्म के आगे ठेकेदार उन्होंने कई ग्रुप बना रखे हैं, उनके अपनी दुकानें चलाने के लिए काम करते हैं। मैं ये कहता हूं कि धर्म के नाम पे भी अत्याचार किया है, कभी आज तक उसका नाम कहीं अच्छे लक्ष्य में लिखा। ऐसे ही ये जो आरएसएस और बीजेपी है, इनका नाम भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के अंदर सांप्रदायिकता, नफरत बढ़ाने का काम जो ये कर रहे हैं, उसको लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। एक बार गलती से बका के लोगों को इन्होंने इसका फायदा ले लिया, लेकिन आने वाले समय में इनका बहुत बुरा अंत होने वाला है। लेकिन गोगी साहब, अगर आपको टक्कर देनी है बीजेपी को, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे मसले उठाने होंगे जिनका सीधा सरोकार जनता से है? क्योंकि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं भाई हिंदू मुस्लिम के अलावा ये कोई और काम नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर बीजेपी हर राज्य में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां जीत हासिल कर रही है, या जहां पर यह कहा जा रहा था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, वहां पर चुनाव हार सकती है, वहां भी जीत हासिल कर रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों का अटैचमेंट अभी भी है बीजेपी के साथ, लोगों का जो सेंटीमेंट है वो जुड़ा हुआ है। अभी भी आप लोगों को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोगों के साथ नहीं है, ये तो एक तानाशाही रवैये से, जिस तरह यूपी जीती गई है, वो कोई आप उसको इलेक्शन समझते हो? ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है। उसको लेके ये जबरदस्ती, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। उस तरीके से ये काम चल रहा, वरना जीत नहीं सकते। अगर ये इतने पॉपुलर होते तो पंजाब में कितनी सीट, इतनी नफरत है इन लोगों के कि नेशनल डिबेट पे बैठ के, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के बीजेपी का प्रवक्ता कहता है कि केरला और पंजाब हमारे लिए अभिशाप है। ये देश के नागरिक ही नहीं होने चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। इतने घटिया लोग हैं ये जो मतलब नफरत फैलाते हैं, ये जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो गोगी साहब ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी समय है 2024 में होना है, लेकिन जमीन आपको अभी से तैयार करनी पड़ेगी सर। सबसे पहले तो इस गुटबाजी को खत्म करना होगा, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। हम तो दिन रात लगे हुए हैं, किसानों का मुद्दा है। हाँ,
आपने देखा इन्होंने तूड़ी के ऊपर बैन लगा दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान ही है इस सरकार के लिए। किसान विरोधी सरकार है ये और गरीब विरोधी सरकार है। इन्होंने अभी तूड़ी के ऊपर बैन लगा दिया, 144 लगा दिया। तो इनका तो मतलब हर तरह से गरीब को गरीब करना है, मारना है, और जो अमीर है थोड़ा बहुत उसको लूटना, उसको भी खत्म करना है। ये तो एक जो कहते हैं ना भी, इन्होंने एक कोड रखा है, कोड ना ऐसा कि नाम तो लेंगे सांस्कृतिक, दूसरा और करेंगे सांप्रदायिकता। और एक मैं बात आपको बता दूं आपके माध्यम से सबको, मेरी रिक्वेस्ट है देश के नागरिकों से, प्रदेश के नागरिक, भाई एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है रशिया का टॉल्स्टॉय, उसने कहा था कि जिस देश का सत्यानाश करना हो वहां लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा दो, और वो काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। इनको भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारत ही एक राष्ट्र है और इसको एक राष्ट्र रखना है, और ये कभी भी टूटने नहीं देना हमने, चाहे कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। गोगी साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, असंध की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सर, मैंने देखा है कई बार आपको कि विधानसभा में किस तरीके से आप अपनी बात को उठाते हैं। बजट सत्र में भी आपने जमकर अपनी आवाज को बुलंद किया, अपने इलाके की समस्याओं को उठाया, बहुत सारे ऐसे मसले, और हमने देखा भी है कि सरकार संज्ञान भी लेती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को हल्के में लिया जाता है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी भी कोई ऐसी समस्या लग रही है क्या असंध में आपको, जिसका आपको लगता है समाधान होना चाहिए, लेकिन आप आरोप ये लगाते हैं कि भैया क्योंकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए काम हो नहीं पा रहे हैं जो हम चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। जो विधानसभा में बोलने की वजह से बहुत सारे काम हमारे हुए। हॉस्पिटल का काम हुआ, वेटरनरी हॉस्पिटल उसका हुआ, स्टेडियम का हुआ, बहुत सारे काम हुए। और अब सबसे बड़ी समस्या एक ही बची है कि असंध को जिला कब बनाया जाए। वो मेरे को पता है खट्टर साहब तब बनाएंगे जब वो सोचेंगे कि वोट मिल जाएंगे इसके बदले में, लेकिन बना दो, वोट दे देंगे थोड़े बहुत हम। यानी कि ये सपना है आपका, थोड़े 1-आधा% तो दे ही दो इनको वोट। जी, यानी आप ये सपना है आपका कि असंध जो है वो जिला बने? ये सपना पूरा होगा। खट्टर साहब ने हाँ भर रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि खट्टर साहब अपनी जबान के धनी है, पूरा उतरेंगे उसमें। लेकिन गोगी साहब, हम इतने विधायकों से बात करते हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनसे भी हमारी बात होती है, और जो विरोधी विधायक हैं जैसे आप हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपसे भी हमारी बात हो रही है। तो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनसे हमने बातचीत की है, तो वो लगातार यही आरोप लगाते हैं कि सर हमारी सरकार नहीं है इसीलिए हम काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जो काम करवाना चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, सब कुछ, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है जी, लेकिन कुछ काम थे जो हमने काम हुए हैं, मैंने ये कहा है। सब कुछ ठीक तो कहां चल रहा है, सब कुछ तो इतना बुरा हाल है। करनाल के अंदर करप्शन की नर्सरी बनी हुई है, वो ठीक थोड़ी चल रहा है। वहां से ईपी, तहसीलदार, एससी, नगर निगम, वो सारे फंस जाते हैं और डीसी साहब की प्रमोशन करके खट्टर साहब उनको गुड़गांव में लगा देते हैं। तो ऐसे मैं कैसे कह सकता हूं? और उसमें राजनीतिक लोगों का भी नाम है। अब उस इंक्वायरी को दबाने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ ठीक कहां चल रहा है, सत्यानाश की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो मैंने आपकी बात का ईमानदारी से जवाब दिया जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, बीजेपी वाले तो नाश करनी पार्टी है, इसमें कहीं भी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन गोगी साहब अगर कहीं कोई मामला सामने आ भी रहा है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, वो ऐसा तो नहीं है, धरपकड़ हो रही है। पिछले करप्शन का कहीं कोई मामला सामने आता है तो पकड़े जाते हैं। 2014 से लेके जितने घपले हुए और उनकी जांच बैठी, किसी की रिपोर्ट देखी आपने आज तक? 7.5 साल में आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं आई। चाहे वो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, एससी घोटाला हो। फरीदाबाद में एक हमारे नीरज शर्मा जी हैं, वो लेके घूम रहे हैं घोटाला। 250 करोड़ रुपये सीधे ही निकाल लिए, किसी को पता ही नहीं है। तो आप मानते हो कि अफसरों को पता ना हो, सरकार को पता ना हो, 250 करोड़ ऐसे निकल जाते हैं? और वहां पंडित जी के कपड़े भी उतरवा दिए। नहीं, वो तो उन्होंने खुद से प्रण लिया ना गोगी जी। कहां पैर लिया? हाँ। वो तो उन्होंने प्रण ले रखा, आज भी नंगे बैठे हैं, आप देख लो जाके।
हाँ नहीं पता है मुझे, वो आपके तो अच्छे मित्र भी हैं। ये कांग्रेस जो है अब छोटे से छोटे मुद्दे को लेके लड़ाई लड़ रही है। आप चिंता मत करो, थोड़े दिन की मेहमान है ये बीजेपी पार्टी। ये तो मतलब पड़ोसियों के साथ रही, और जो पड़ोसियों के सारे बच्चे पैदा करते हैं ना, वो आराम के कहलवाते हैं। ये आपका आत्मविश्वास है या क्या बोल रहा है सर ये गोगी जी? ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन पहले इस गुटबाजी को तो खत्म करवाइए भाई। 24 इधर हैं, 4 इधर हैं। कांग्रेस में जब से गोगी जी, गुटबाजी तो तब से चली है जब से कांग्रेस पैदा हुई है। हमारे पैदा होने से भी पहले से चलती आ रही है। गुटबाजी भी रहेगी, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि गुटबाजी का रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा? गुटबाजी खत्म होनी भी नहीं चाहिए। गुटबाजी में ही जब संघर्ष होता है तभी पार्टी मजबूत होती है, लेकिन गुटबाजी के लिए होनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बड़े ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है और अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में वो मानते हैं कि गुटबाजी है, जितनी जल्दी ये गुटबाजी खत्म हो जाएगी उतना ही बेहतर है, पार्टी के लिए बेहतर होगा, उन नेताओं के लिए बेहतर होगा। लेकिन हाँ, उनका ये मानना है कि गुटबाजी थोड़ी बहुत तो जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्पर्धा जो है वो बनी रहती है और इससे पार्टी को भी फायदा होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है। हालांकि जनता के हाथ में है, जनता ये तय करती है कि किसको सत्ता पर बिठाना है, किसको सत्ता से विदा करना है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये अच्छी बात रही है कि हमारे हर सवाल का जवाब शमशेर सिंह गोगी जी ने बड़े ही बेबाकी से और अपने ही अंदाज में दिया है। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।